नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ए पार्ट कह रहे हैं इट हैज़ ग्रेटर इंटेंसिटी देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये गलत है, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी 4I0 होती है। यहाँ पे I0 क्या है, I0 है सिंगल स्लिट की वजह से जो स्क्रीन पे अगर इंटेंसिटी है, अगर सिर्फ सिंगल स्लिट ओपन है, बाकी जो दूसरी स्लिट है उसको अगर बंद कर दें, तो सिंगल स्लिट की वजह से जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी होती है अगर वो I0 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I0। ठीक है, और चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा हो, चाहे वो फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे वो सेकंड मैक्सिमा हो, आइडियल सिचुएशन में इन सभी मैक्सिमाइज की इंटेंसिटी सेम होती है 4I0। ठीक, तो इससे तो हम सेंट्रल मैक्सिमा को नहीं पहचान सकते। बी पार्ट, एज इट इज़ वाइडर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस। क्या वो और ब्राइट फ्रिंजेस से ज़्यादा विड्थ होती है उसकी, तो ये भी गलत है। सभी ब्राइट फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ जिसको कहते हैं, वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होती है। ठीक है, तो सबकी विड्थ जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इससे भी हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एज इट इज़ नैरोअर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस, ये भी गलत है। ना अदर ब्राइट फ्रिंजेस से वो नैरो होती है, ना नहीं अदर ब्राइट फ्रिंजेस से वो वाइडर होती है। वो एग्जैक्टली उसी विड्थ की होती है जिस विड्थ की अदर ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। तो बी और सी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बाय यूजिंग वाइट लाइट इंस्टेड ऑफ सिंगल वेवलेंथ लाइट। बिल्कुल, अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हो, वाइट लाइट क्या होता है, सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है वो वाइट होता है। ठीक, बाकी जो मैक्सिमा बनेंगे वो अलग अलग कलर के मैक्सिमा अलग अलग पोजीशन में बनेंगे। रेड का मैक्सिमा कहीं और बन रहा होगा, ब्लू का मैक्सिमा कहीं और बन रहा होगा, येलो का कहीं और, रेड का, ग्रीन का कहीं और। तो इस तरह से डिस्पर्स होगा, कोई किसी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, कोई किसी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, लेकिन व्हाइट मैक्सिमा सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आप व्हाइट लाइट यूज़ कर रहे हो तो आप सेंट्रल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो व्हाइट होगा, बाकी अलग अलग वेवलेंथ के मैक्सिमा अलग अलग पोजीशन पे बन रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7800 एंगस्ट्रॉम। ये रेड लाइट की वेवलेंथ दी है। अगर इसको लैम्डा आर लिखें तो ये कितना दिया है, 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज 5200 एंगस्ट्रॉम। और जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ दी है वो दी है 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच nth ब्राइट बैंड ड्यू टू रेड लाइट कोइंसाइड्स विद n+1th ब्राइट बैंड ड्यू टू ब्लू लाइट। ठीक है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए nth ब्राइट फ्रिंज जो है रेड लाइट की वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, वो n+1th ब्राइट फ्रिंज जो है ब्लू लाइट की उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। मान लिया वो दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं, इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज है किसकी, रेड की, और n+1th ब्राइट फ्रिंज किसकी है, ब्लू की। ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा गया। ठीक है, सेटअप वही है, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है। यहाँ से एक वेव जा रही होगी कुछ इस तरह से, इस पोजीशन में पहुंच रही होगी, और एक वेव यहाँ से इस पोजीशन में पहुंच रही होगी। इन वेव्स में रेड लाइट की भी वेव्स हैं और ब्लू लाइट की भी वेव्स हैं। ठीक है, रेड लाइट का यहाँ पे nth मैक्सिमम बन रहा है और ब्लू लाइट का यहाँ पे n+1th मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो जो भी पाथ डिफरेंस होगा, जो भी ये पाथ डिफरेंस है वो, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स लिखता हूँ, जो भी ये पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो रेड लाइट के लिए किसके बराबर होगा, तो एन लैम्डा के बराबर होगा। एन लैम्डा आर कह देता हूँ, क्यों, क्योंकि रेड लाइट की वहाँ पे क्या बन रही है, nth मैक्सिमम बन रहा है। और यही पाथ डिफरेंस ब्लू लाइट के लिए क्या होगा, तो ब्लू लाइट के लिए n+1 टाइम्स लैम्डा बी के बराबर होगा, क्योंकि ब्लू लाइट का वहाँ पे क्या बन रहा है, n+1 मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। n लैम्डा आर कितना है, लैम्डा आर है 7800 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू n+1 लैम्डा बी कितना है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, रेड लाइट की ज़्यादा होती है, तो ब्लू लाइट की कितनी दी है, 5200। इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको थोड़ा और कैंसिल कर लेते हैं।
फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3n जो आ रहा है वो आपका 2n+2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो n आ जाएगा वो n=2 आ जाएगा, यानी सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो रेड की है वो थर्ड ब्राइट फ्रिंज ब्लू के साथ कोइंसाइड कर रही है। n की वैल्यू क्या आ गई 2, बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद व्हाइट लाइट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसमें सारी वेवलेंथ होंगी रेड से लेकर वॉयलेट तक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी व्हाइट, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेंट्रल मैक्सिमा तो व्हाइट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी वेवलेंथ आएंगी हर वेवलेंथ के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे रेड का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे वॉयलेट का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे ग्रीन का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे येलो का भी, यहाँ पे सभी कलर्स का मैक्सिमम बनेगा। और सभी कलर्स का जब मैक्सिमम बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा ओवरऑल, वो हो जाएगा वाइट, क्योंकि वहाँ पे सारे ही कलर्स प्रेजेंट हैं और उसी प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी में प्रेजेंट हैं जैसा कि ओरिजिनल बीम में होंगे। ठीक है, बट 4 टाइम्स हो जाएगी। ओरिजिनल बीम में जितनी इंटेंसिटी येलो की है, यहाँ पे येलो की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओरिजिनल बीम में जितनी इंटेंसिटी ब्लू की है, यहाँ पे ब्लू की इंटेंसिटी उससे 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी ओवरऑल इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाइट लाइट जो यहाँ पे दिखेगी वो ओरिजिनल व्हाइट लाइट से उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी कलर्स के क्या बन रहे हैं, मैक्सिमम बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, व्हाइट ही रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तो व्हाइट का यहाँ पे तो सभी कलर्स के मैक्सिमम बन गए। उसके बाद पहला मैक्सिमा किस कलर का, तो पहला मैक्सिमा उस कलर का यहाँ पे मिलेगा जिसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे करीब बन जाएगा, और जैसे जैसे वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी उनके मैक्सिमा थोड़े थोड़े दूर होते चले जाएंगे। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब वॉयलेट का मैक्सिमा सबसे करीब बनेगा और रेड का मैक्सिमा सबसे दूर बनेगा। ठीक, ये मैक्सिमा किसका है, ये वॉयलेट का मैक्सिमा होगा फर्स्ट मैक्सिमा, और यहां पे कहीं रेड का फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। ठीक, इस तरह से ये सिचुएशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है, द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी व्हाइट, बिल्कुल ठीक है। देयर विल नॉट बी ए कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, कहीं कोई कंप्लीटली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कलर्स के मैक्सिमम बन रहे होंगे। कहीं पे वॉयलेट का मैक्सिमम बनेगा तो कहीं पे रेड का मैक्सिमम बनेगा, कहीं पे ग्रीन का मैक्सिमम बन रहा होगा, कहीं पे येलो का मैक्सिमम बन रहा होगा। पूरा स्पेक्ट्रम है आपके पास, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है आपके पास कुछ वेवलेंथ नहीं है, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं है, आपके पास पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है रेड से लेकर वॉयलेट तक का। ठीक, इसका मतलब कहीं कोई डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी कलर का किसी न किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा जरूर वहां पे बन रहा होगा। ठीक है, तो देयर विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, सेंट्रल फ्रिंज के जो नेक्स्ट फ्रिंज बनेगी वो रेड होगी, वो गलत है। अभी हमने देखा जो नेक्स्ट फ्रिंज होगी वो क्या होगी, वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगी। तो सबसे पहली जो फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा, वो वॉयलेट का मिलेगा, रेड का नहीं मिलेगा। एक्चुअली रेड का तो लास्ट मैक्सिमा होगा, सभी कलर के मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम बन जाएंगे, तब जो लास्ट फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा, रेड का मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, और फॉल्स ही पूछा है तो सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी वॉयलेट, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज के नेक्स्ट जो फ्रिंज मिलेगी वो किसकी मिलेगी आपको, वो वॉयलेट की ही मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, सिर्फ फॉल्स कौन सा है, सी पार्ट, और फॉल्स ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इमेजिन ए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद वेव्स एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और उनसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे हैं। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा विल डिक्रीज, यानी जो फ्रिंज विड्थ होती है उसी को डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा कहते हैं। जो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये डिक्रीज हो जाएगी कब, विल डिक्रीज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज कब होगी, इफ, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज करना है तो क्या क्या चीजें कर सकते हो आप, लैम्डा डिक्रीज कर सकते हो तो भी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी,
आप जो सेपरेशन स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है उसको भी डिक्रीज कर सकते हो, तो भी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। या आप सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के बीच का सेपरेशन को अगर आप इंक्रीज कर दो तब भी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमसे आंसर पूछा जा रहा है वो एसिलेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जरा वोल्टेज के टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ को अगर डिक्रीज करना है तो वेवलेंथ जो होता है वो होता है h/p, p होता है मोमेंटम, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ डिक्रीज करना चाहते हो तो मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एसिलेटिंग वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज के अक्रॉस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, आपको एसिलेट करना पड़ेगा, तब उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, ठीक। तो ए ऑप्शन कह रहे हैं द एसिलेटिंग वोल्टेज इज डिक्रीज। नहीं, एसिलेटिंग वोल्टेज डिक्रीज नहीं करना है, एसिलेटिंग वोल्टेज को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आए, ज़्यादा मोमेंटम आए तो वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द एसिलेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज। बिल्कुल ठीक है, एसिलेटिंग वोल्टेज को आप इंक्रीज करो ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा हो। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, P इक्वल टू होता है 2mk, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। फ्रिंज विड्थ मतलब डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट ठीक है इसका। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, उसको भी अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये दोनों तरफ से फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज कर देगा। एक तरफ आप लैम्डा भी डिक्रीज कर रहे हो एसिलेटिंग पोटेंशियल बढ़ा के, और दूसरा आप जो स्क्रीन की डिस्टेंस है स्लिट से उसको भी डिक्रीज कर रहे हो। तो लैम्डा भी डिक्रीज हो रहा है, डी भी डिक्रीज हो रहा है, तो विड्थ जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज इंक्रीज्ड। डी को इंक्रीज नहीं करना है, डी को डिक्रीज करना है, तो इसलिए सी क्या आपका गलत है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डिक्रीज, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डिक्रीज, लेकिन हमने क्या देखा, स्लिट के बीच का सेपरेशन तो हमें इंक्रीज करना है। अगर आपको फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज करना है तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। 2 identical narrow slits S1 and S2 are illuminated by a light of wavelength lambda from a point source P। ये पॉइंट सोर्स है P, और यहाँ से 2 स्लिट्स हैं, एक स्लिट ये S1 है, एक स्लिट ये S2 है, इन दोनों को इल्यूमिनेट कर रहे हैं हम, ठीक। और जो वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी दी है, लैम्डा, ठीक है। तो P से लेकर S1 तक की जो पाथ लेंथ है वो L1 है, P से लेकर S2 तक की जो पाथ लेंथ है वो L2 है, फिर S1 से लेकर कोई पॉइंट Q है वहाँ तक की पाथ लेंथ L3 है, और S2 से जो Q तक है वो L4 है। यानी जब ऊपर वाली स्लिट से होती हुई लाइट बीम, लाइट रे आती है, लाइट वेव आती है, तो कितना लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है, L1 प्लस L3। जब नीचे वाली स्लिट से होती हुई लाइट वेव आती है तो कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है, L2 प्लस L4। और यहाँ देखने में ये लगता है कि ऊपर वाला पाथ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, जो पॉइंट Q है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। L1 और L2 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन Q जो है थोड़ा नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाली वेव ने थोड़ा ज़्यादा पाथ ट्रैवल किया है, नीचे वाली वेव ने थोड़ा कम पाथ ट्रैवल किया, ठीक। इफ़ एज शोन इन द डायग्राम above the light is then allowed to fall on the screen, and if n is a positive integer, the condition for destructive interference at q, आप ये चाहते हो कि q पे क्या बने, मिनिमा बने, q पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, q पे इंटेंसिटी 0 हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। यानी पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ऊपर वाली वेव जो S1 से स्लिट से वेव आ रही है उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया है, तो वो ट्रेवल किया है L1 प्लस L3, और नीचे वाली वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया है, तो वो ट्रेवल किया L2 प्लस L4। तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, यानी λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, इस तरह से हो, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल के लिए आप 2n-1 λ/2 भी लिख सकते हो और 2n+1 λ/2 भी लिख सकते हो। तो आंसर में सब में 2n+1 है, तो मैं इसको 2n+1 λ/2 लिख देता हूँ, ठीक है। मिनिमा के लिए n जो है वो आपका 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। 0 का मतलब है फर्स्ट मिनिमा,
ठीक, 1 का मतलब क्या है, सेकंड मिनिमा, 2 का मतलब क्या है, थर्ड मिनिमा। इससे बचने के लिए मैं हमेशा उसको क्या लिखता हूँ, 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। उसका फ़ायदा ये होता है कि n अब आपका 0 से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, n अब आपका 1 2 3 1 से शुरू हो जाएगा। और 1 का मतलब फर्स्ट मिनिमा, सेकंड का मतलब सेकंड मिनिमा, थर्ड का मतलब 3 का मतलब थर्ड मिनिमा, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये भी ऑड इंटीजर्स हैं, ये भी ऑड इंटीजर्स हैं, बस फ़र्क इतना है इसमें n 0 से चालू है और इसमें n 1 से चालू है। हमारे क्वेश्चन में 2n+1 लिखा है तो हम ये वाला लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा डी पार्ट। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, लैम्डा बाई 2 का। तो क्यू पॉइंट पे क्या बनेगा, क्यू पॉइंट पे मिनिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जिसमें दोनों सोर्सेज जो हैं, दोनों स्लिट्स जो हैं S1 S2, वो कैसे बिहेव कर रही हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह। ठीक है, और इक्वल एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, I0 अगर माने हम, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इन द अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेटअप द टू स्लिट्स आर सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ लैम्डा बट आर इनकोहेरेंट। ठीक है, अंतर दो सिचुएशन है अलग अलग, एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है, एक में वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन वो कोहेरेंट सोर्स हैं, और दूसरी सिचुएशन में वो क्या है, इनकोहेरेंट सोर्स हैं। जो कोहेरेंट सोर्स हैं उनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, वो सिर्फ पोजीशन के साथ वेरी करेगा। यानी इस पोजीशन पे अगर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है तो कोहेरेंट सोर्स में इस पोजीशन पे हमेशा फर्स्ट मैक्सिमा ही बना रहेगा, वो टाइम के साथ स्टेबल रहेगा। अगर इस पोजीशन पे सेकंड मिनिमा बन रहा है तो टाइम के साथ इस पोजीशन पे सेकंड मिनिमा ही बनता रहेगा। ठीक है, जब कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2 अगर कोहेरेंट सोर्स हैं तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, पोजीशन के साथ वेरी करेगा। इस पोजीशन पे फेज डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो इंटेंसिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी लेकिन वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं है इस सेकंड पे यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, अगले ही सेकंड पे यहाँ पे मिनिमम बनने लगे, फिर अगले ही सेकंड पे यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए या कुछ और इंटेंसिटी जाए, वो नहीं रहेगा। यानी जो भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनेगा आपका, जो भी यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न टाइम के साथ स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब सोर्सेज इनकोहेरेंट होंगे तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बहुत रेंडमली वेरी करेगा। तो कहीं मैक्सिमम बन रहा होगा, कहीं मिनिमा बन रहा होगा, कहीं मैक्सिमम, यानी पूरी स्क्रीन पे प्रॉपर फ्रिंज पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की तरह रहेगा, ये पूरी स्क्रीन पे एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रहेगी। मैक्सिमम मिनिमा डार्क ब्राइट फ्रिंजेस वगैरह नहीं बनेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो पूछा क्या गया, पूछा आपसे गया द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ सेकंड केस। फर्स्ट केस में यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो अगर इन सोर्सेज की इंटेंसिटी I0 और I0 है तो फर्स्ट केस में तो ये कोहेरेंट है, कोहेरेंट में तो प्रॉपर मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, तो फर्स्ट केस में जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी। ठीक, सेकंड केस में ये दोनों इनकोहेरेंट है, तो कभी फ्रिंज पैटर्न कहीं होगा, कभी फ्रिंज पैटर्न कहीं होगा, और वो टाइम के साथ बहुत तेजी से वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे लगभग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की तरह रहेगी, फ्रिंज पैटर्न जैसा आपको कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इसकी वजह से पूरी स्क्रीन पे हम इंटेंसिटी I0 मान सकते हैं, इसकी वजह से पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी I0। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी इन कोहेरेंट सोर्सेज के केस में, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2I0। ठीक है, और इनका आपको रेशियो पूछा है, तो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी 4I0 है, सेकंड केस में इंटेंसिटी 2I0 है, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2:1। यानी क्या आंसर मिल जाएगा आपको इसका, बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल डिटेक्टर्स मेजर्स एन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ I यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न। यानी जो फ्रिंज पैटर्न का जो सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, वो डिटेक्टर कितनी मेजर करता है, वो मेजर करता है I। ठीक, अगर मैं मानूँ इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी पूरी स्क्रीन पर I0 है, इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी I0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4I0। और उसको डिटेक्टर क्या मेजर करता है, उसको डिटेक्टर मेजर करता है I के फॉर्मेट में, वो कहता है वो I के बराबर है। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, I आपको 4I0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं ये वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स इज नाउ कवर्ड। ये दो जो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं इनमें से किसी एक को हमने अब बंद कर दिया। मान लिया हमने इसको बंद कर दिया,
ठीक। अब बंद कर दिया तो एक अगर आपने स्लिट बंद कर दी तो अब कोई इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं होगा। अब पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, और वो कौन सी इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी होगी जो सेकंड स्लिट ने पास की होगी, और वो सेकंड स्लिट की वजह से सिर्फ इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी I0। तो अब जो इंटेंसिटी होगी पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी देखोगे तो वो कितनी होगी, I0। तो जो डिटेक्टर मेजर करेगा अब कितनी इंटेंसिटी मेजर करेगा, I0। लेकिन वो किसके टर्म्स में मेजर करता है, आई के टर्म्स में। तो आई के टर्म्स में I0 कितना आ जाएगा, तो I0 अगर आप निकालोगे तो 4 से इधर डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा I/4। ठीक। तो डिटेक्टर कितनी इंटेंसिटी मेजर करेगा, I/4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करने के लिए किसी स्टूडेंट को बोला गया है। ठीक। ही सेट्स अप द एपरेटस स्क्रैच्ड बिलो। उसने कुछ एपरेटस यहाँ पे सेटअप किया है, ये कुछ एपरेटस है। S1, S2, S3 आर नैरो पैरेलल स्लिट्स। ये S1, S2 और S3 ये 3 स्लिट्स हैं। एक S1 है, एक ही S2 है, एक ही S3 है। ठीक है। L इज द सोडियम लैंप। ये L जो है वो सोडियम लैंप है, और इससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ ही फाइंड करनी है। ठीक। M इज ए माइक्रोस्कोप आई पीस। M जो है वो बेसिकली एक तरह से डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप आई पीस है। द स्टूडेंट फेल्स टू ऑब्जर्व इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। उसको कोई इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस नहीं दिखती हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस इतनी ज़्यादा क्लोज होंगी, इंटरफ्रेंस तो होगा, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस भी बनेंगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्लोज होंगी कि वो उनको बीच में सेपरेट नहीं कर पा रहा है, यानी फ्रिंज विड्थ बहुत कम होगी। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है आपकी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो, इस केस में कितनी होगी, अगर हम देखें तो लैम्डा छोड़ते हैं, लैम्डा हमें फाइंड करना है। कैपिटल D कितना है, तो कैपिटल D जो है वो है 60 सेंटीमीटर, और स्मॉल d जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 12 लैम्डा आ जाएगी। ठीक। 12 लैम्डा जो फ्रिंज विड्थ है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जो लैम्डा होगी वो नैनोमीटर के ऑर्डर में होती है। 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर होती है, उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 10⁻⁹ से वो 10⁻⁸ बन जाएगी। 500 इंटू 10⁻⁸, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगी। 500 वैसे तो नैनोमीटर थी, लेकिन 12 मतलब लगभग 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 500 इंटू 10⁻⁸ मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसको अगर आप हटाओगे तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोमीटर, और 5 माइक्रोमीटर सेपरेशन को आई से सेपरेट कर पाना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ बहुत कम है, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, और फ्रिंज विड्थ इतनी हो जाए ताकि जो उनके दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है वो क्लियरली विजिबल हो आई से। क्लियर। तो फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ किसके बराबर है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर है। तो दो चीज़ कर सकते हो, लैम्डा तो हमें फाइंड ही करनी है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वो सोडियम लैम्प की जो भी वेवलेंथ होगी। ठीक है। तो या तो हम कैपिटल D को इंक्रीज करें, या फिर हम स्मॉल d को डिक्रीज करें। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। या तो आप स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, आपस में जो स्लिट्स S1, S2 और S3 के बीच का ये जो सेपरेशन, इसको आप काफ़ी कम कर दो, वेवलेंथ के लैम्डा के ऑर्डर का कर दो। ठीक है। तो आपको फ्रिंजेस अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। तो देखते हैं, ये दो एडवाइस हो सकती हैं। अब इसमें से कौन सी हमारी मैच करती है वो देखते हैं। इंक्रीज द विड्थ ऑफ S1, विड्थ से कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड S3, बिल्कुल पॉसिबल है, S2 और S3 के बीच का सेपरेशन डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन ट्रू हो सकता है। रिप्लेस L विद वाइट लाइट सोर्स, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। रिप्लेस M विद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेक S2 एंड S3 वाइडर, उससे सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ नहीं बढ़ेगी। ठीक। तो सिर्फ क्या आंसर पॉसिबल होगा इसमें, बी पार्ट, यानी इन्होंने ये ऑप्शन चूज कर लिया कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल d वो आप कम करो। क्लियर। अगर d जो है वो लैम्डा के ऑर्डर का हो, 5 लैम्डा, 10 लैम्डा, 12 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कुछ लैम्डा के ऑर्डर का हो, तो जो फ्रिंज विड्थ हो जाती है वो कैपिटल D के ऑर्डर में आ जाएगी, और कैपिटल D आपका 60 सेंटीमीटर के आसपास है, तो कुछ सेंटीमीटर आ जाएगी फ्रिंज विड्थ, तो उसको आप आराम से डिटेक्ट कर पाओगे, कहाँ ये रही ब्राइट फ्रिंज, ये रही डार्क फ्रिंज, ये रही ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
light of wavelength 520 nanometer passing through a double slit produces interference pattern of relative intensity versus deflection angle theta as shown in the figure। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया है आपको, इस तरफ है रिलेटिव इंटेंसिटी और ये है इस तरफ एक्स एक्सिस पे है डिग्रीज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो यहाँ से ये जो एंगल होगा कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट मान लिया पी है, तो उस पर ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये जो एंगल होगा थीटा। ठीक, इस थीटा के साथ इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है उसका ये ग्राफ दिया। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0, तो हम कहाँ पे हैं, सेंट्रल मैक्स, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी थीटा जब 0 है तो वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना है, रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है 1, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ये थीटा इंक्रीज करता जाएगा, तो रिलेटिव इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। वहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा के लिए एंगल कितना है, तो वो एंगल दिया है 0.75 डिग्रीज। ठीक है, ये उन्होंने किस में लिखा है, डिग्रीज में। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, ये यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए, या ठीक है ये डिग्रीज में रहने देते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरह से इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी जो है वो किस एंगल के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, वो ये आपको ग्राफ दिया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट मिनिमा तक पहुँचने का, अगर मान लिया यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया आपको 0.75 डिग्री। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट मिनिमा तक की ये डिस्टेंस कितनी होती है, फर्स्ट मिनिमा तक की ये डिस्टेंस, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का क्या होगी, हाफ, तो ये होगी W/2 डिस्टेंस। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल d आपको जो है वो फाइंड करना। क्लियर। तो एंगल थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा होगा वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो वो है W/2। अगर मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना होगा, बेस होगा आपका कैपिटल D। ठीक, W की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ नीचे ले आते हैं, तो 2D तो ये नीचे आ जाएगा। W कितना होता है, W होता है लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ठीक, तो ये कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टेन थीटा आ गया वो आ गया लैम्डा अपॉन 2D। ठीक, टेन थीटा, अगर थीटा जब वेरी स्मॉल हो, यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल है 0.75 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम है, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो टेन थीटा साइन थीटा थीटा ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टेन थीटा को मैं पुट कर सकता हूँ थीटा। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल d फाइंड करना है, तो यहाँ से हम स्मॉल d फाइंड कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा किस में होगा, अब थीटा होगा किस में होगा, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.75 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू λ/2। लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, लैम्डा है आपका 520 नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर है, आंसर जो चारों हैं वो आपको mm में दिए हैं, मिलीमीटर में दिए हैं, तो नैनोमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, या एक मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर होता है, तो वो होता है 10⁻⁶। तो एक नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होगा, 10⁻⁻⁶। ठीक है, कन्वर्जन बहुत ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स d। तो बस अब यहाँ से आपको d फाइंड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। d जो आने वाला है आपका वो आ जाएगा 520 इंटू 180 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.75 इंटू पाई। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है 10⁻⁻⁶ को भी अगर आप यूज़ कर लोगे सब कुछ, तो ये आ जाएगा 0.0198 समथिंग। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं 0.02 mm। अगर 10⁻⁻ पावर्स में लिखना है तो 2 इंटू 10⁻⁻² mm, इतना सेपरेशन होगा बिटवीन द स्लिट्स के बीच में, 2 इंटू 10⁻⁻² mm। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, ए पार्ट। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट। क्या दिया है आपको? स्मॉल डी दिया है, ठीक, 0.5 mm अपार्ट एंड द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। यानी ये आपको कैपिटल डी दिया है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। It is found that ninth bright fringe is at a distance of 7.5 mm from the second dark fringe. Ninth bright fringe और second dark fringe का बीच का सेपरेशन दिया है 7.5 mm। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ के टर्म में देखें तो ये कितना होगा, ढंग से देखना। ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ठीक। उसके बाद क्या आएगी? सेकंड ब्राइट फ्रिंज आएगी, और उसके बाद अदर ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, और फिर फाइनली यहाँ पे नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज आएगी। हमने हमारे जो काम किया हमने सिर्फ वो लिखी है। तो सेकंड ब्राइट से नाइन्थ ब्राइट तक के बीच के का सेपरेशन जो होगा वो कितना होगा? तो 9 - 2 7 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। सेकंड से थर्ड जाओगे तो एक फ्रिंज विड्थ, फिर थर्ड से फोर्थ जाओगे तो 2 फ्रिंज विड्थ, इस तरह से आप ऐड करोगे नाइन्थ तक तो 7 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। और सेकंड ब्राइट से सेकंड डार्क के बीच का जो सेपरेशन होगा ये फ्रिंज विड्थ का हाफ होगा। तो सेकंड डार्क से नाइन्थ ब्राइट तक का जो सेपरेशन आ रहा है फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में, तो 7 तो फ्रिंज विड्थ कंप्लीट आ रही हैं और एक फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है? हाफ आ रही है। तो वो जो सेपरेशन आएगा वो 7.5 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा, और वो आपको क्वेश्चन में दिया है 7.5 मिलीमीटर। इसका मतलब एक फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी? वो आपकी 1 mm के बराबर आ जाएगी। और फ्रिंज विड्थ होती क्या है? फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक। कैपिटल डी आपको पता है, स्मॉल डी आपको पता है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे? आप यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें कितनी आने वाली है? 1 mm, सब कुछ मीटर्स में कर लेते हैं, बाद में एंगस्ट्रॉम में कर लेंगे। 1 mm तो 10⁻³ इंटू स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल डी 0.5 mm है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे। कैपिटल डी जो है वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर के बराबर ही होता है। तो ये आपका आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁶, या फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁷, यानी 5 इंटू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम में करना है, तो 10⁻10 करना होगा, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो वेवलेंथ कितनी होगी उस लाइट की जो लाइट यूज कर रहे हैं? 5000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a Young's double slit apparatus, two identical slits are separated by 1 mm। दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको। ये दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, कितना सेपरेशन दिया है? स्मॉल डी तो वो दिया है 1 mm, ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू दी है आपको 1 मीटर, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा भी दिया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। अब पूछा क्या, वो ढंग से समझना है आपको। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। आपको उन दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर, जिन पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी है? 75% है। तो अगर मैं रफ डायग्राम बनाना शुरू करूं यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाती है, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा, फिर इंटेंसिटी कम होगी, ये सेकेंड मिनिमा। इसी तरह से इधर भी होगा। इस तरह से, ठीक है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। हमें वो दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम का 75% हो। 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4 ऑफ मैक्सिमम, ठीक। 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4 ऑफ मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का 3/4 ये इंटेंसिटी हुई, यानी एक पॉइंट तो वो ये हो जाएगा, और इसी तरह से 3/4 ये इंटेंसिटी होगी तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा गया, क्लियर। फिर से समझ लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% ऑफ
75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे इंटेंसिटी 75% ऑफ मैक्सिमम होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा इस पे इंटेंसिटी 75% ऑफ मैक्सिमम होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ठीक है, डॉटेड पॉइंट्स, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो और आप ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। ये डिस्टेंस भी ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है जिन दोनों पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन भी ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है। आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, तो मिनिमम डिस्टेंस ये भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, क्लियर, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वही हैं, ठीक है। यहां से देखने में तो ये लग रहा है कि ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 75% की जगह यहाँ पे लिखा होता 35%, तो 35% में फिर ये वाला डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाता, क्योंकि 35% कहीं यहाँ पे लाई करता और कहीं यहाँ पे लाई करता। तो अब ये जो सेपरेशन होता ये क्या होता, मिनिमम, न कि ये वाला सेपरेशन मिनिमम होता, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर 75 की जगह 35 होता है, 40% होता है, 25% होता, तो मिनिमम सेपरेशन कौन सा वाला सेपरेशन होता, ठीक है। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं कि 75% जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमम से ये कितनी दूर है। सेंट्रल मैक्सिमम से जितनी ये डिस्टेंस आएगी उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 75% वाले पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, पहले हम वो फाइंड करते हैं, क्लियर। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0, तो वो I0 ही आ जाएगा, और कॉस डेल्टा फाई। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस के साथ नेट इंटेंसिटी का। ये I1 है, ये I2 है, ये प्लस 2 रूट I1 I2 है, और कॉस डेल्टा फाई है। अब आप चाहते हो जो नेट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम की 3/4, तो मैक्सिमम होती है 4I0, तो 3/4 ऑफ 4I0, ये 2I0 कॉमन आ जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई बचेगा। फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, सिंपल प्रोसेस है। ये कैंसिल आउट होगा, 4 से 4, I0 से I0 कैंसिल आउट हुआ, 2 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 3/2, और 1 को भी इधर लाएंगे तो 3/2 माइनस 1 इजक्वल टू होगा कॉस डेल्टा फाई। तो कॉस डेल्टा फाई कितना आ गया आपका, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो यानी डेल्टा फाई जो आया वो 60 डिग्री आया, यानी π/3, ठीक। डेल्टा फाई से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा फाई इजक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में ये रिलेशनशिप होती है। तो डेल्टा फाई की जगह क्या पुट करेंगे हम, π/3, तो पाई से ये पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो आपका आ गया λ/6, ये आ गया पार्ट डिफरेंस, क्लियर। पार्ट डिफरेंस ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैं कहूँ ये y है, ये डिस्टेंस ढंग से समझना है, सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% हो गई है, वो y डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पार्ट डिफरेंस होता है, अगर आप याद करो, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वो d sin थीटा होता था, d sin थीटा ही d tan थीटा के बराबर होता था, और tan थीटा होता था y/D, क्लियर। यहाँ सारी वैल्यूज पता है आपको लैम्डा पता है, आपको स्मॉल d पता है, आपको कैपिटल D पता है। तो y कितना आ जाएगा, y आ गया आपका कैपिटल D, लैम्डा कैपिटल D/6 स्मॉल d, क्लियर, ठीक है। तो हमें जो सेपरेशन चाहिए, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो जो सेपरेशन होगा अगर मैं उसको x0 लिखता हूँ तो वो कितना होगा, वो आपका 2y के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर भी y है और ये नीचे भी डिस्टेंस ये y होगी, y प्लस y 2y हो जाएगा। तो ये आ गया लैम्डा कैपिटल D/3 टाइम्स स्मॉल d, ठीक है। अब जरा इस डिस्टेंस को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। हो सकता है किसी और सिचुएशन में हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो इसको अगर मैं लिखूं, कुछ और नाम दे देते हैं, मान लिया इसको नाम दे दिया Z0। ये Z0 कितनी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ढंग से देखना है कैसे फाइंड करेंगे Z0 को। आप ऐसे समझो, ये डिस्टेंस y0 है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस जो होती है वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है। तो क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी, वो होगी फ्रिंज विड्थ का हाफ माइनस y, ठीक।
और अगर इसी डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो आपको जेड नॉट मिल जाएगा। तो जेड नॉट कितना आ गया, जेड नॉट आपका आ गया 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ का हाफ माइनस वाई। जरा इसको भी देख लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रिंज विड्थ माइनस 2y। फ्रिंज विड्थ कितना होता है, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। माइनस 2y कितनी आ रही है, तो वो आ रही है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल डी। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डेफिनेटली ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। हमने जो फाइंड की है हमारी वैल्यू वो क्या है, कम है, वो उसका हाफ है। तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर वैल्यूज फाइंड करनी है तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा कितना है, लैम्डा आपको दिया है क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे लिख के फाइंड कर लेते हैं। आपको जो डिस्टेंस आई है जिसको एक्स नॉट हम कह रहे हैं मिनिमम सेपरेशन, वो आया लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल डी। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। कैपिटल डी 1 मीटर है, 3 टाइम्स स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी 1 mm है, और सब कुछ mm में ही रखना है। तो ऐसा करते हैं, इसको 1 mm ही लिखते हैं और ऊपर जो मीटर में कन्वर्ट किया है उसको mm कर लेते हैं। तो mm के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 2000 टाइम्स डिवाइड 10⁻³ ये है और 3 जीरो ही है, तो 10⁻6 हो गया। और 10⁻⁻10 में से 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁻4। क्या ये mm क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आंसर किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, क्यों, फिर से समझो आप। लैम्डा को मैंने mm में लिखा है, मिलीमीटर में। नीचे स्मॉल डी भी mm में था, लैम्डा भी किस में लिखा मैंने, mm में। स्मॉल डी भी क्या था आपका, mm। तो ये mm से mm क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डायमेंशन किसकी बचेगी, कैपिटल डी की। कैपिटल डी किस में है, 1 मीटर, मीटर में है वो। ठीक है, तो इसलिए आया ये मीटर में। तो इसको आप लिख सकते हो 0.2 mm। तो कहाँ कौन सा आंसर मिल जाएगा आपको, डी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी इक्वल्स द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। ठीक है, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी दी है और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन जो दिया है वो स्मॉल डी दिया है। बिटवीन द स्लिट्स होना चाहिए यहाँ पे। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। ठीक, आपसे सेंट्रल मैक्सिमा के नियरेस्ट पॉइंट वो पूछा सेंट्रल मैक्सिमा से, जहाँ पे इंटेंसिटी उतनी हो, यहाँ पे नेट इंटेंसिटी उतनी हो जितनी कि सिंगल स्लिट की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर मैं अपरेटस बनाऊं तो कुछ इस तरह से अपरेटस होता है। ये आपका 2 स्लिट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी होता है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये स्क्रीन होती है। कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से है ये कैपिटल डी है ये डिस्टेंस। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है। अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये इंटेंसिटी कुछ इस तरह से होती है। कुछ इस तरह से। ठीक, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और वो कितनी होती है, तो अगर एक स्लिट की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है और इस स्लिट की वजह से भी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और वो कितनी होती है, वो होती है 4 टाइम्स आई नॉट। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा के नियरेस्ट वो पॉइंट पूछा है जिस पे इंटेंसिटी कितनी हो, इज सेम एज ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, और सिंगल स्लिट की वजह से इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। यानी सेंट्रल मैक्सिमा से पूछा है वो नियरेस्ट वो पॉइंट आपको बताना है जहां पे इंटेंसिटी कितनी हो, आई नॉट। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी है, 4 आई नॉट। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। मान लिया वो पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी डिस्टेंस पे है, उसको नाम दे देते हैं वाई। ये वाई ही आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई नेट, वो कितना होता है, तो वो होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो I1 भी आई नॉट है, I2 भी आई नॉट है, प्लस 2√I1 I2 तो वो भी आई नॉट आ जाएगा बाहर,
और कॉस डेल्टा फाई। ठीक, इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो ये आई नॉट प्लस आई नॉट 2i0 और 2i0 ही है, 2i0 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये आपका आ गया 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक, ये आप याद भी रख सकते हो कि नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब ये वैल्यू 1 होगी, ठीक, कॉस स्क्वायर की जब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4i0। और वो कहाँ पे होती है, वो मैक्सिमा पे होती है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से। और कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस स्क्वायर नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो जब कॉस स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो ये नेट इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। ठीक है, ये नेट फॉर्मूला है। अब आप ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे इंटेंसिटी जो आई नेट है वो किसके बराबर हो, आई नॉट के बराबर हो, क्योंकि सिंगल स्लिट की वजह से पूरी स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। तो आप आई नॉट पुट कर देते हैं, तो ये आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इस तरफ आएगा तो 1/4 होगा आपका कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो कॉस डेल्टा फाई बाई 2 कितना होगा, स्क्वायर उठाएंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो वो आ जाएगा हाफ। ठीक, तो कॉस वैसे तो प्लस माइनस हाफ होगा, तो कॉस डेल्टा फाई बाई 2 आपका प्लस माइनस हाफ आ रहा है, तो डेल्टा फाई बाई 2 कितना आ जाएगा यहां से, तो प्लस हाफ जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है पाई बाई 3 की। ठीक, प्लस हाफ जो वैल्यू आती है वो कॉस पाई बाई 3 जो होता है प्लस हाफ होता है, और माइनस हाफ जो वैल्यू आती है वो 2 पाई बाई 3 की आती है, 120 डिग्री की। तो एक तो पाई बाई 3 हो सकता है, एक 2 पाई बाई 3 हो सकता है। ठीक, अगर मैं डेल्टा फाई फाइंड करने की कोशिश करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3। ठीक, डेल्टा फाई कितना होता है, तो डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। जो पाथ डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा होता है, डी साइन थीटा को डी टेन थीटा भी लिख लेते हैं। और टेन थीटा कितना होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको सेटअप याद हो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना होगा वाई, अपॉन बेस कितना होगा कैपिटल डी। अगर सेटअप आप देखो ढंग से तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि यहाँ से ये जो एंगल होता है इसको मिलाने वाला ये एंगल आपका होता है थीटा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमको y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। y की मिनिमम वैल्यू का मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, और डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 2 पाई बाई 3। इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें, प्लस हाफ वाली, क्योंकि माइनस हाफ के लिए वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो y की फिर मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, तो जो फेज डिफरेंस आया 2 पाई बाई 3, तो उसको लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस होता है, फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, डी साइन थीटा डी टेन थीटा के बराबर होता है, और वो आ जाएगा ये डी वाई बाई डी, और ये किसके बराबर है, ये 2 पाई बाई 3 के बराबर। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमको y पूछा है, तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन 3 स्मॉल डी। क्लियर, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, डी लैम्डा अपॉन 3 स्मॉल डी, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बीम है लाइट की और उसके अंदर 2 वेवलेंथ हैं, एक को लैम्डा 1 मान सकते हैं, एक को लैम्डा 2 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं लैम्डा 1 जो है वो आपकी 6300 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा है और एंगस्ट्रॉम में ही है। ठीक,
यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक यंग्स डबल स्लिट का सेटअप है ये पूरा, और उसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रहे हैं वो। ए फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 6300 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड्स विद फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी एक ही पोजीशन पे, एक सिंगल पोजीशन पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है किसकी, लैम्डा 1 की, और फिफ्थ डार्क फ्रिंज बन रही है किसकी, लैम्डा 2 की, एक ही पोजीशन पे। यानी एक ही पाथ डिफरेंस है, और वो पाथ डिफरेंस इतना है कि वहां पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन जाए लैम्डा 1 की, और वही पाथ डिफरेंस इतना है कि वहां पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज बन जाए लैम्डा 2 की। ठीक है, सेम पोजीशन पे बन रही है तो सेम पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है लैम्डा 1 की, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, तो वो चाहिए 4 लैम्डा 1। एन लैम्डा 1 का फॉर्मूला लगेगा, एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है। और फोर्थ ब्राइट बन रहा है तो 4 लैम्डा के बराबर होगा, और लैम्डा आपका लैम्डा 1 है। और यही पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, यही पाथ डिफरेंस इतना होगा ताकि वहाँ पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज बन जाए लैम्डा 2 की। तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा 2 की डार्क फ्रिंज है तो यहाँ लैम्डा 2 लिखेंगे, और फिफ्थ डार्क फ्रिंज है तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5। ठीक, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 है 6300 एंगस्ट्रॉम, सब कुछ एंगस्ट्रॉम में रहने देते हैं ताकि लैम्डा 2 भी आपको एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 टू 10 -1 9 लैम्डा 2 बाई 2। ठीक है, तो कैंसिल आउट करते हैं, 9 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 8, लैम्डा 2 हो गया 5600 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको इसका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ। एक बीम है, उसके अंदर 2 वेवलेंथ है, एक को लैम्डा 1 कह देते हैं और एक को लैम्डा 2 कह देते हैं। लैम्डा 1 कितना है, तो उसको 6500 एंगस्ट्रॉम है, और दूसरा जो है वो 5200 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, और इन दोनों वेवलेंथ को हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन करने के लिए। ये आपकी स्क्रीन है ये। ठीक, क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है वो 2 mm, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 120 सेंटीमीटर। ये कैपिटल डी दिया है 120 सेंटीमीटर। What is the least distance from central maxima where the bright due to both wavelengths coincide? आपसे सेंटर, यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा दोनों वेवलेंथ्स के लिए, लैम्डा 1 के लिए भी सेंट्रल मैक्सिमा यही होगा, लैम्डा 2 के लिए भी सेंट्रल मैक्सिमा यही होगा। उसके बाद अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग मैक्सिमा बनेंगे, लैम्डा 1 के लिए अलग अलग बनते जाएंगे, लैम्डा 2 के लिए अलग अलग बनते जाएंगे, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग है तो दोनों की फ्रिंज विड्थ अलग होंगी, तो अलग अलग पोजीशन पर बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से वो लीस्ट डिस्टेंस बतानी है आपको, वाई, जिस पॉइंट पे दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। एक का कोई और मैक्सिमा होगा, एक का कोई और मैक्सिमा होगा। तो ऐसा मान लेते हैं हम कि nth मैक्सिमा है लैम्डा 1 का, वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, mth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 के साथ, उसी पॉइंट में, सेम पॉइंट में। ठीक, यहां से वेव जा रही होंगी कुछ इस तरह से, और वही पॉइंट, वही पाथ डिफरेंस, सेम पाथ डिफरेंस होगा, वही पाथ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा nth मैक्सिमा बनाने के लिए लैम्डा 1 का, और वही पाथ डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा mth मैक्सिमा बनाने के लिए लैम्डा 2 का। पाथ डिफरेंस दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो nth मैक्सिमा लैम्डा 1 के लिए कितना हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, तो n लैम्डा 1, और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए m टाइम्स लैम्डा 2 के बराबर, क्योंकि दोनों मैक्सिमा है। मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है अगर nth मैक्सिमा है, तो mth मैक्सिमा है तो m लैम्डा, लैम्डा कौन सा, लैम्डा 2। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, n और m की वैल्यू जो भी होंगी वो इंटीजर्स होंगी, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा ऐसा नहीं होता, 1.5 मैक्सिमा कुछ नहीं होता है। सारी वैल्यू पुट करते हैं। n लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 6500 एंगस्ट्रॉम है,
इक्वल टू एम टाइम्स लैम्डा टू कितना है, लैम्डा टू 5200 एंगस्ट्रॉम है। सारा कैंसिल कर लेते हैं, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन अपॉन एम जो आया आपका रेशियो वो 4:5 आ गया। ठीक, इसका मतलब n की और m की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू जो होंगी तो वो n 4 हो सकता है और m क्या हो सकता है, 5 हो सकता है मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। अदरवाइज n 8 हो सकता है तो m कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब उसी के मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 1 2 3 इस तरह से। तो मिनिमम जो वैल्यू चाहिए वो 4 होगी और 5 होगी, यानी फोर्थ मैक्सिमा लैम्डा 1 का कोइंसाइड कर रहा होगा फिफ्थ मैक्सिमा लैम्डा 2 के साथ। आप और फर्दर अगर जाओगे तो 8th मैक्सिमा लैम्डा 1 का कोइंसाइड करेगा 10th मैक्सिमा लैम्डा 2 के साथ। और फर्दर जाओगे तो 12th मैक्सिमा लैम्डा 1 का कोइंसाइड करेगा 15th मैक्सिमा लैम्डा 2 के साथ, क्योंकि इनका जो रेशियो रहना है m और n का जो रेशियो रहना है वो 4:5 रहना है। तो 4 और 5 भी हो सकता है, 8 और 10 भी हो सकता है, आपका 12 और 15 भी हो सकता है। इसी तरह से ये बढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम 4 और 5 होगा, 4 और 5 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि n और m की जो वैल्यू होंगी वो इंटीजर वैल्यू होंगी। क्लियर? तो आप समझ गए, फोर्थ मैक्सिमा लैम्डा 1 का कोइंसाइड करेगा फिफ्थ मैक्सिमा लैम्डा 2 के साथ। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं इसमें, आपको लीस्ट डिस्टेंस y बतानी है। ठीक, लीस्ट डिस्टेंस क्या बतानी है, y। तो आप ढंग से समझो, अगर डिस्टेंस ये y है तो जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होता है, इन जनरल क्या होता है, वो d साइन थीटा होता है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, ये जो पार्ट डिफरेंस होता है वो क्या होता है, d साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या पुट कर लेते हैं, टेन थीटा पुट कर लेते हैं। टेन थीटा कितना होता है, तो y अपॉन कैपिटल D के बराबर होता है। तो जो भी पार्ट डिफरेंस आता है आपका वो आपका आ जाता है dy अपॉन कैपिटल D। और ये पार्ट डिफरेंस है किसके बराबर, ये पार्ट डिफरेंस है आपका n लैम्डा 1 के बराबर, या फिर यही पार्ट डिफरेंस है आपका m लैम्डा 2 के बराबर। कौन सा पार्ट डिफरेंस, ये dy ओवर कैपिटल D, क्योंकि उसी पार्ट डिफरेंस के लिए nth मैक्सिमम बन रहा है लैम्डा 1 का, और उसी पार्ट डिफरेंस उसी पोजीशन पे mth मैक्सिमम बन रहा है लैम्डा 2 का। तो आप किसी के बराबर भी इक्वेट कर सकते हो, आप इसको इसके बराबर इक्वेट कर दो या इसको इसके बराबर इक्वेट कर दो, आपको दोनों से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सारी वैल्यू पुट करते हैं। dy ओवर d को हम n लैम्डा 1 के बराबर पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे तो जो d है, चेक कर लेते हैं जरा कितना दिया है उन्होंने। बिटवीन द स्लिट्स d दिया है 2 mm और कैपिटल D दिया है 120 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। d दिया है 2 mm, 2 m का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ मीटर, और ये दिया 120 सेंटीमीटर यानी 1.2 मीटर। y आपको फाइंड करना है, n कितना है, n की वैल्यू 4 आई है, और लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 है आपका 6500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, y। एंगस्ट्रॉम को मीटर में पुट कर लेते हैं तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप y फाइंड करोगे और y की वैल्यू सेंटीमीटर से फाइंड करोगे तो 0.156 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा ये इसमें, तो ये आपका होगा ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. ठीक है, वही आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड वेवलेंथ होगी। ठीक है, बिटवीन द स्लिट सेपरेशन स्मॉल d होता है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल D होता है, और वहाँ पे फ्रिंजेस वगैरह ऑब्टेन करी जा रही हैं। ठीक है, नॉर्मल सेटअप है। ठीक है, इफ़ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई 5 × 10⁻² मीटर टुवर्ड द स्लिट्स, स्क्रीन जो है वो स्लिट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। कितना मूव कर रहे हैं, यानी डी में चेंज कर रहे हैं। कितना चेंज कर रहे हैं, अगर उसको मैं डेल्टा डी लिखता हूँ तो कितना चेंज कर रहे हैं, 5 × 10⁻² मीटर्स, इतना चेंज कर दिया, इतने से कम कर दिया है। ठीक, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होगा वो आपको दिया गया है। फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज होगा, तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ढंग से समझना है आपको। अगर d की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी। कितनी हो जाएगी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, तो उसको अगर मैं डेल्टा W लिखता हूँ तो वो हो जाएगा लैम्डा में कोई चेंज नहीं, स्मॉल d में कोई चेंज नहीं, सिर्फ d में चेंज कर रहे हैं तो कैपिटल D डेल्टा कैपिटल D हो जाएगा ये। ठीक, और वो आपको दिया, वो कितना दिया, वो दिया 10⁻³ मीटर। ठीक, अगर d डिक्रीज हो रही है तो W भी डिक्रीज हो जाएगा। डी कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 5 × 10⁻² मीटर डिक्रीज हुआ तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। कितनी कम हो रही है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितनी कम हो रही है, तो वो दिए 3 × 10⁻5 मीटर।
तो 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर इतना फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के बीच का सेपरेशन यानी स्मॉल डी दिया है आपको 10⁻³ मीटर। तो पूछा क्या है, वेवलेंथ आपसे पूछी हुई है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज लैम्डा आपको पता नहीं, तो बहुत सिंपल है। इस इक्वेशन को आप गौर से देखो, जो फ्रिंज विड्थ में चेंज हुआ है वो आपको दिया है 3 इंटू 10⁻5 मीटर। जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस में चेंज है वो आपको क्वेश्चन में दिया ही है। स्मॉल डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो सिर्फ क्या फाइंड करना है, यहाँ से ही लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा कितना आने वाला है, लैम्डा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻5, तो ये है ही उधर, इसमें डी से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई, और डेल्टा डी से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा डी कितना है 5 इंटू 10⁻², और सब कुछ मीटर्स में है। अगर एंगस्ट्रॉम में करना है इसको कन्वर्ट, तो 10⁻10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो जरा देखते हैं इसको कितना आएगा, ये -2 ऊपर पहुंचेगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक, -5 ये है, -1 ये है, -5 और -1 -6 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के क्या लिख सकते हैं, -6। तो ये 10⁻4 बचा, 10⁻4 का मतलब हुआ 40 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यानी जो लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको इसका, ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1/4 ऑफ द फ्रिंज विड्थ फ्रॉम द सेंटर। आपको दो इंटेंसिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है। एक इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज अगर हमने मान ली सेंट्रल मैक्सिमम वाली ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके सेंटर पे जो इंटेंसिटी होती है वो उसका, और एट ए पॉइंट, और दूसरी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1/4 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का 1/4 यानी W/4 डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगी, उन दोनों इंटेंसिटीज़ का आपको रेशियो फाइंड करना है। किसी भी मैक्सिमा, जैसे कि सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 4I0। अगर I0 एक स्लिट की वजह से स्क्रीन पे इंटेंसिटी की वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है किसी भी मैक्सिमा के सेंटर पे, वो 4I0 होती है। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक, इसी तरह से इधर भी होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो W/4 डिस्टेंस पे है। तो एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होती है वो W होती है। एक मैक्सिमा से अपने उसके जो सबसे करीब जो मिनिमा होता है उसकी डिस्टेंस W/2 होती है। ये डिस्टेंस W/2 होगी, और इसका भी हाफ कर दोगे तो ये डिस्टेंस कहीं W/4 आएगी। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, W/4। ठीक है, तो W/4 डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है, पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, और फेज डिफरेंस से नेट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पार्ट डिफरेंस कितना होता है, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है d sin थीटा, यानी dy/d, ये होता है पार्ट डिफरेंस। y जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है W/4, तो ये हो जाएगा d/d और W/4। तो W/4 का 1/4 मैं यहाँ लिखता हूँ और W की वैल्यू पुट कर देता हूँ। W कितना होता है, W होता है लैम्डा कैपिटल dy स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ। स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका λ/4। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो जो फेज डिफरेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से W/4 डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो वो हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है आपका λ/4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा π/2। तो ये आ गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आ गया। नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो नेट इंटेंसिटी का जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। ठीक, 4I0 आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ये क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, देखें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा 5 की जगह पुट करेंगे π/2 और /2 नीचे है तो ये π/4 हो जाएगा। cos π/4 कितना होता है, तो cos π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो वहाँ पे इंटेंसिटी आ गई आपकी 2I0। ठीक है, आपको रेशियो पूछा गया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी
सेंट्रल मैक्सिमा के या किसी भी मैक्सिमा के सेंटर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो 4I0 होती है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है 4I0 अपॉन 2I0, तो जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। क्या आंसर मिल जाएगा आपको, 2:1 यानी 2 यानी ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन YDAC लेट S1 एंड S2 बी द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स हैं, यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ठीक। एंड C बी द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसका जो सेंटर है यानी ये पॉइंट, ये क्या दिया है, C दिया है आपको, ठीक। इफ थीटा इज द एंगल S1C S2, ये जो एंगल होगा ये थीटा दिया है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, S1 से C को मिलाएंगे लाइन, और C से फिर किसको मिला देंगे, S2 को मिला देंगे। तो ये जो एंगल आपका आएगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल आपको क्या दिया है, ये थीटा दिया है, ठीक। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ दी है, जो हम लाइट यूज करेंगे उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, लैम्डा। द फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ पूछा, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, तो होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक। कैपिटल D अपॉन स्मॉल, लैम्डा तो आपको क्वेश्चन में दिया है लेकिन ये रेशियो नहीं दिया, तो इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये डिस्टेंस जो होती है वो होती है कैपिटल D, ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल d। तो अगर आप थीटा लिखोगे, थीटा, तो थीटा आपका हो जाएगा कैपिटल स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है। जब एंगल छोटा है तो थीटा हो, टेन थीटा हो, साइन थीटा हो, ये सारे इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा आर्क की तरह और ये हो जाएगा रेडियस की तरह। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये लेंथ जो है वो आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी और ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, आर्क अपॉन रेडियस, तो d अपॉन d, ठीक है। हमें चाहिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो अगर आप कैपिटल D अपॉन स्मॉल d फाइंड करोगे तो ये 1 अपॉन थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो फ्रिंज विड्थ आपकी आ जाएगी लैम्डा बाई थीटा। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट ए फिक्स्ड पॉइंट P। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ये दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट ये S1 है, एक स्लिट S2 है। ओ जो पॉइंट है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है और उससे थोड़ा सा ऊपर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आप फर्स्ट मैक्सिमा को ऑब्जर्व करते हो, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एक वेव S1 से जाएगी, एक S2 से जाएगी, और उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की वही कंडीशन होती है, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो एक वेव तो S1 से जाएगी, एक वेव S2 से जाएगी, और इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हम ये लिखेंगे S2P माइनस S1P, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। क्लियर। पार्ट डिफरेंस होता क्या है, पार्ट डिफरेंस होता है d साइन थीटा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, d साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा क्या होता है, तो अगर ये डिस्टेंस आपकी y है, इस डिस्टेंस को अगर y कहें तो टेन थीटा होता है y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। y जो वैल्यू है वो कौन सी लेंथ होगी, वो O से लेकर P तक की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी y। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, नाउ द स्क्रीन इज कंटिन्यूसली मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। स्लिट्स के प्लेन से ये स्क्रीन जो है उसको दूर की तरफ लेके जा रहे हैं, अवे, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P टू द इंटेंसिटी एट पॉइंट O। इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी एट पॉइंट O। O पे तो हमेशा सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, चाहे ये डिस्टेंस कुछ भी हो, चाहे स्क्रीन को आप इस तरफ लेके आओ या इस तरफ लेके आओ, O पे तो हमेशा क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, लेकिन P पॉइंट पे शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो रेशियो है इसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ये वैल्यू तो फिक्स ही है, O पे इंटेंसिटी तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि P पे इंटेंसिटी जो होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो, जब आप स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इस D को इंक्रीज कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, स्मॉल d में कोई चेंज नहीं है, इस y में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ जो यूज़ कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये है पार्ट डिफरेंस,
उसमें आप अगर आप डी को इंक्रीज करोगे तो पार्ट डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा, पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, फिर ये लैम्डा से कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये λ/2 हो जाएगा घटते घटते। λ/2 पे क्या होता है, मिनिमा होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, यानी पी पॉइंट पे इंटेंसिटी घटना शुरू हो जाएगी। पी पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो घटना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कब तक डिक्रीज होगी, अभी पी पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 4I0 होती है या 4I के बराबर होती है। आई मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर एक सोर्स की वजह से इंटेंसिटी आई है, दूसरी सोर्स की वजह से भी इंटेंसिटी आई है, तो वो इंटेंसिटी क्या होती है, 4I होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये पार्ट डिफरेंस घटता जाएगा, पार्ट डिफरेंस घटता जाएगा, घटते घटते लैम्डा से घटते घटते हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा जब वो λ/2 आ जाएगा। और λ/2 का मतलब मिनिमा, इसका मतलब इंटेंसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये इंटेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर आपने अभी नहीं रोका, आप डी को और बढ़ाते जा रहे हो और बढ़ाते जा रहे हो, तो ये वैल्यू और घटना शुरू हो जाएगी, ये λ/2 से भी घटना शुरू हो जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अब अगर λ/2 से पार्ट डिफरेंस कम होगा तो अब इंटेंसिटी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि लैम्डा पे मैक्सिमम होता है, λ/2 पे मिनिमम होता है, उसके बाद जीरो पे फिर से मैक्सिमम हो जाता है जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जीरो कभी होगा नहीं, क्योंकि जीरो जो है वो ओ पॉइंट पे ही होगा पार्ट डिफरेंस जीरो, लेकिन λ/2 से कम तो हो सकता है। जैसे ही कम होगा तो इंटेंसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और अब इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन 4I के बराबर कभी नहीं पहुंचेगी, उससे थोड़ा कम ही रहेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वेरिएशन ऐसे हो रहा है, पहले वो डिक्रीज कर रही है और फिर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। तो क्या आंसर होगा इसका, सी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट आपको दिया है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया है फ्रॉम द स्लिट्स, कैपिटल डी की वैल्यू भी आपको दी है। ठीक, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ भी दी है आपको, एंड I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो I0 है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि एक स्लिट की वजह से इंटेंसिटी आई है और दूसरी स्लिट की वजह से भी इंटेंसिटी आई है, अगर सिर्फ एक स्लिट ओपन की जाए तो पूरी स्क्रीन पर इंटेंसिटी क्या है, आई। अगर सिर्फ दूसरी स्लिट ओपन की जाए तो पूरी स्क्रीन पर इंटेंसिटी क्या है, आई। तो जो I0 होगा वो 4I के बराबर होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 4I। ठीक, तो I0 किसके बराबर होगा, 4I के बराबर होगा आपको। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 4 × 10⁻⁵ मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ डिस्टेंस दी है, उसको उन्होंने x बोला है। ठीक है, उस डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, I डैश, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उस पॉइंट के लिए दो वेव, एक वेव S1 से आएगी, एक वेव S2 से आएगी। उस पॉइंट के लिए हम पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों वेव्स के बीच में, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं। पार्ट डिफरेंस को हम जैसे डेल्टा x लिखते हैं, तो वो होता है d sin थीटा। साइन थीटा आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैसे y/d होता है, लेकिन इस केस में जो y है वो x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x/D। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। d कितना है, तो वो दिया 0.25 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, जो डेल्टा x है उसको हम नैनोमीटर में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नैनोमीटर में इसलिए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नैनोमीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी है, तो इसको पूरे को हम एंगस्ट्रॉम में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0.25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से एंगस्ट्रॉम बनाएंगे तो 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू x कितना है, x आपको दिया है 4 × 10⁻⁻5 मीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई d कितना दिया है, तो जो d दिया है आपको वो दिया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में बताएंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 10⁻10। जरा देखते हैं कितना आ जाएगा। अब ये सब कुछ एंगस्ट्रॉम में आने वाला, 10⁻10 इससे डिवाइड हो जाएगा, ये -5 है और ये 8 है, 8 - 5 3 बचेगा, तो ये आपका इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 × 10⁻3 यानी ये 1000 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक,
अब हम फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो दोनों पॉइंट्स के मैं दोनों, एक वेव S1 से जाएगी, एक वेव S2 से जाएगी, तो उन वेव में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब लैम्डा भी हम एंगस्ट्रॉम में पुट कर सकते हैं और डेल्टा एक्स तो हमने एंगस्ट्रॉम में फाइंड किया ही है, इसीलिए फाइंड किया है। तो यह 2π/λ कितना है, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू डेल्टा एक्स कितना है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π/6 यानी π/3 फेज डिफरेंस आया। फेज डिफरेंस अगर π/3 है तो इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी का जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है तो वो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा φ/2। ठीक, 4i जो है वो आपका I0 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है कॉस स्क्वायर, तो ये π/3 है डेल्टा फाई, और बाई 2 करेंगे तो π/6 हो जाएगा। कॉस π/6 कॉस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 3/4 टाइम्स I0। क्या आंसर मैच कर जाएगा आपको, सी पार्ट। क्लियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वहां पे जो इंटेंसिटी होने वाली है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 3/4 टाइम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू दी है आपको, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दिया है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन दिया है। देन द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर विच द इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर एक स्लिट की वजह से इंटेंसिटी I0 है तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो 4I0 के बराबर होती है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ठीक है, सभी मैक्सिमा की यही इंटेंसिटी होती है। तो ये पूछ रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होगा, उससे कितनी मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी। तो मान लिया अगर वो डिस्टेंस y है तो y पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो 2I0 के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस जो y है वो आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, नेट इंटेंसिटी की वैल्यू दी है, तो इस पॉइंट के लिए दोनों सोर्सेज से जो आने वाली वेव्स हैं उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर डेल्टा φ/2। ठीक, तो नेट इंटेंसिटी की वैल्यू दी है तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, और पार्ट डिफरेंस होता है d sin थीटा d tan थीटा यानी dy/d। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, y फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो देख तो जाओ आप, नेट इंटेंसिटी कितनी है, वो 2I0 है, 2I0 इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा φ/2। ये 4I0 उस तरफ जाएगा तो ये हाफ बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये 1/√2 बन जाएगा। 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो कॉस डेल्टा φ/2 जो है वो 1/√2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा φ/2 जो है वो π/4 होगा। अगर 2 से कैंसिल करें 2 टाइम्स तो जो फेज डिफरेंस है वो आपका π/2 आ गया। फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस से हम क्या फाइंड करेंगे, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो पार्ट डिफरेंस आपका आ गया वो λ/4 आ गया पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस होता क्या है, तो वो होता है d sin थीटा इज इक्वल टू d tan थीटा इज इक्वल टू dy/D। ठीक, यहाँ से y आपको फाइंड करना था तो y मिल गया आपको कैपिटल D λ/4 स्मॉल d, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। क्लियर, तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा, फिर सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, और जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो वो आप खुद से कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.3 mm, यानी स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया है आपको स्मॉल d, कितना दिया 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, ए बीम ऑफ 500 नैनोमीटर वेवलेंथ दी है, नैनोमीटर लाइट स्ट्राइक्स द स्लिट्स प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये 2 स्लिट्स हैं
और ये स्क्रीन है और यहाँ पे कितनी वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं लाइट की वो आपको क्वेश्चन में दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है, और इस स्क्रीन पे इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज -30° टू +30°। ठीक है, नीचे -30 से +30 तक इस एंगुलर रेंज में कितने मैक्सिमा ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि +30° पे एग्जैक्ट 30° पे कौन सा वहाँ मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, एक वेव इस स्लिट से यहाँ तक जाएगी, दूसरी वेव इस स्लिट से यहाँ तक जाएगी, और इनके बीच में हम पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, और उस पॉइंट पे कौन सा वहाँ मैक्सिमम बन रहा है उसके लिए वो पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लैम्डा के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो आप देखते जाओ, जो पाथ डिफरेंस होने वाला है वो होगा d sin थीटा। d sin थीटा जिसको हम d tan थीटा पुट कर देते हैं, लेकिन इस केस में थीटा कम नहीं है, थीटा छोटा नहीं है, थीटा काफ़ी बड़ा है, 30° है, 30° वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम 30° पुट करें अगर पार्ट डिफरेंस के लिए, तो साइन 30 हाफ होता है, तो ये होगा d/2, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 0.3 mm/2, ये होगा पार्ट डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस आपको ये फाइंड करना है कि वहाँ पे कौन सा वहाँ मैक्सिमम बन रहा है, तो हमने मान लिया वहाँ nth मैक्सिमम बन रहा है, तो यही पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, n टाइम्स लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू भी अगर हम mm में पुट कर देते हैं, तो mm में लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा है आपका 500 नैनोमीटर, ये है 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 से। ठीक है, नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में। यहाँ से n कितना आने वाला है, तो n आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 500, 2 इंटू 500 जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये ऊपर 1000 बच रहा है, 1000 इंटू 0.3 करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी 300th मैक्सिमा उस पॉइंट पे बन रहा होगा। ठीक है, तो 300th मैक्सिमा उस पॉइंट पे बनेगा। ऐसे ही नीचे भी -30 पे अगर आप आओगे -30° पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 300th मैक्सिमा बन रहा होगा। तो कितने मैक्सिमा हो गए आपके, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्व होंगे, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ समझना है, यहाँ थीटा जो 30 -30 से +30 तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं दी है, थीटा जो है वो लेस देन 30° है, लेस देन इक्वल टू 30° नहीं है। जब लेस देन 30° है तो जो 30° पे बन रहा होगा मैक्सिमम वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी 300th मैक्सिमम 30° पे बन रहा है तो 300th मैक्सिमम इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें कहाँ तक मैक्सिमम शामिल होंगे, तो 299th तक जो मैक्सिमम बने होंगे वो शामिल होंगे, तो 299th मैक्सिमा ऊपर वो शामिल हो जाएगा, और 299th मैक्सिमा नीचे वो भी शामिल होगा, और एक आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो जाएंगे, तो 299 ऊपर बन रहे हैं, 299 नीचे बन रहे हैं, और एक आपका क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये आंसर कितना बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 599, यानी -30 से +30 की रेंज में कितने मैक्सिमा ऑब्जर्व होंगे, 599 मैक्सिमा ऑब्जर्व होंगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती, अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती कुछ इस तरह से, तो ऊपर भी 300 होते, नीचे भी 300 होते, और बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा होता, तो आंसर होता 601। ठीक, अभी आंसर कितना है, 599, यानी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। इन द फिगर शोन इफ ए पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, देन द डिस्टेंस ऑफ द वाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम पॉइंट O। अब यहाँ पे जो है दो स्लिट्स हैं, इन पे वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं वो, तो पूछ रहा है जो वाइट स्पॉट होगा वो पॉइंट O से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए, पॉइंट A जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिक लाइन पे नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे नहीं है। ठीक है, ये डिस्टेंस D है, लेकिन ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, 2D/3, तो नीचे वाली सिर्फ कितनी बचेगी, नीचे वाली डिस्टेंस बचेगी D/3, ये डिस्टेंस कितनी होगी, होगी D/3। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो तो सेंट्रल मैक्सिमा ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वाइट मैक्सिमा बनता है, वाइट स्पॉट होता है, बाकी सारे अलग अलग कलर के मैक्सिमा अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा क्या रहेगा, वाइट रहेगा। तो बस ये पूछा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा वाला, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो पूछी है आपसे।
तो सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट एग्जैक्टली हाफ पे होता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो जो सेंट्रल मैक्सिमम वाली लाइन होगी, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम वाली लाइन होगी वो कितनी डिस्टेंस पे होगी ऊपर से, तो वो ये डिस्टेंस होगी d/2, क्योंकि एग्जैक्टली वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करती है। जबकि O वाला जो पॉइंट है उसके वाली जो लाइन है वो कितने नीचे है, ऊपर वाले से कितना नीचे है, तो वो 2d/3। तो ये जो गैप होगा सेंट्रल मैक्सिमम और O के बीच में, ये जो गैप आने वाला है ये गैप होगा आपका 2d/3 माइनस d/2। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आप 6 ले सकते हो, 4d माइनस 3d, तो ये आपका आ गया d/6। ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, d/6। डी पार्ट इसका आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये उसी क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, जिसमें हमने सेंट्रल मैक्सिमा और ओ के बीच का सेपरेशन फाइंड किया था। ओ जो पॉइंट है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितना नीचे आया था, तो वो आया था d/6। उसका आंसर डी पार्ट आपको मिला था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन द अबव क्वेश्चन इफ द लाइट इंसिडेंट इज मोनोक्रोमेटिक। अब व्हाइट लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा होगी, एंड पॉइंट ओ इज ए मैक्सिमा, और पॉइंट ओ मैक्सिमा है, ये भी कह दिया है पॉइंट ओ क्या है, वो मैक्सिमा है, ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट कैन नॉट बी, तो लैम्डा क्या नहीं हो सकती है वो आपसे पूछा गया। तो अगर ये पॉइंट ओ मैक्सिमा है तो पॉइंट ओ पे जो वेव्स पहुंचेंगी उनके बीच में जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। कैसे पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ए वेव जाएगी S1 से पॉइंट ओ तक, दूसरी वेव जाएगी S2 से ओ तक, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डी साइन थीटा होगा, डी साइन थीटा डी टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो डी साइन थीटा या डी टेन थीटा के बराबर होगा। और टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये मिडिल वाली लाइन होती है, और टेन थीटा होगा वाई अपॉन कैपिटल डी। तो डी वाई कितना दिया है, तो वाई जो है वो dy/6 के बराबर है। सेंट्रल मैक्सिमा से पॉइंट ओ कितना नीचे है, तो वो dy/6 के बराबर है, यही होगा आपका वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया आपका d²/6 कैपिटल डी, ठीक, d²/6 कैपिटल डी। अब आप चाहते हो पार्ट डिफरेंस ये है, अगर आप चाहते हो पॉइंट ओ मैक्सिमा हो, कौन सा वहाँ मैक्सिमा है वो क्लियर नहीं है, लेकिन है वो मैक्सिमा, तो वो एन लैम्डा के बराबर होगा ये पार्ट डिफरेंस पॉइंट ओ के लिए। एन की वैल्यू अगर 1 आ गई तो वो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, एन की वैल्यू 2 आ गई तो वो सेकंड मैक्सिमा होगा, इस तरह से होगा। तो वेवलेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो वेवलेंथ अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा d²/6 एंड डी, ये जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ये वाला मिड वाला पॉइंट है, उससे थोड़ा नीचे है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। एन की वैल्यू इसके लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 2 3 इस तरह से ये वैल्यू वेरी करेगी। तो या तो ये d²/6d होगा अगर एन की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो d²/12d हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो d²/18d हो जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू बढ़ेगी। d²/6d भी हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती है अगर आप वहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है, तो 12d वाला भी पॉसिबल है अगर वहाँ पे क्या है सेकंड मैक्सिमा है, और ये भी पॉसिबल है अगर वहाँ पे क्या है थर्ड मैक्सिमा है। तो क्या वैल्यू नहीं हो सकती है, वो वैल्यू ये है, ये पॉसिबल वहाँ नहीं है। तो वही पूछिए कैन नॉट बी, क्या वैल्यू नहीं हो सकती है वेवलेंथ की, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल है, सिंपल सा। ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाटर इज फिल्ड इन ए स्पेस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में उन्होंने वाटर फिल कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फ्रिंज पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं होगा, ऊपर तब शिफ्ट होता है जब पहली स्लिट के आगे कोई आपने शीट रख दी है किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। नीचे तब शिफ्ट होता है जब वो जो शीट है वो नीचे रखी हुई है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने S1 के आगे ये 2 स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है मान लिया, अगर आपने यहाँ पे कोई शीट रख दी है तो ये पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने शीट यहाँ पे रख दी है तो पूरा पैटर्न कहाँ हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा ही मीडियम ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ फिल कर दिया तो ये ना ऊपर शिफ्ट होगा ना ये नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर आधा भरा होता, अगर सिर्फ यहाँ पे फिल किया होता तो ये पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता, अगर सिर्फ नीचे फिल किया होता तो ये पैटर्न नीचे शिफ्ट होता। अगर पूरा ही भर दिया ऊपर और नीचे तो ये ना ऊपर शिफ्ट होगा ना नीचे वहीं के वहीं रहेगा। फिर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा
फ्रिंज विड्थ पे। फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। जैसे ही आप वाटर फिल करोगे तो अब लैम्डा की जगह क्या यूज होगा, लैम्डा बाई म्यू। क्लियर। तो लैम्डा कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डज नॉट शिफ्ट। फ्रिंज पैटर्न नहीं शिफ्ट होगा, सिर्फ फ्रिंज विड्थ क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या आंसर होगा इसका, डी पार्ट, 36 का डी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसकी वेवलेंथ दी है लैम्डा, 500 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू द स्लिट प्लेन इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये स्लिट का प्लेन है और उसके नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। प्लेन के नॉर्मल से जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। इस एंगल पे एक पैरेलल बीम है लाइट की, वो इंसिडेंट होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, लैम्डा। तो मैंने अलग से बनाया ये वेवलेंथ लैम्डा की, ये बीम है पैरेलल बीम, और ये स्लिट के प्लेन के नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई है, ठीक। पूछा जा रहा है द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच स्लिट इज आई नॉट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे हर एक स्लिट की वजह से इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट। अगर सिर्फ ए ओपन की जाए तो पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट। सिर्फ बी ओपन की जाए तो पूरी स्क्रीन पे इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट। और ये कैपिटल डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 3 मीटर, ठीक है। पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2। पॉइंट ओ वही है जो कि नॉर्मल केस में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, नॉर्मल केस में, ठीक है। ये नॉर्मल केस नहीं, नॉर्मल केस में लाइट ऐसे आती है स्लिट के परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक, इस तरह से, ठीक। तो नॉर्मल केस में सेंट्रल मैक्सिमा होता है ये पॉइंट, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 1 mm। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, स्मॉल डी की वैल्यू भी आपको दे दी है 1 mm। पूछा क्या गया है, ओ पे इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। द इंटेंसिटी एट ओ इज 4I0 या इंटेंसिटी एट ओ इज 0। पहले ओ पे इंटेंसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओ पे अब होगा क्या, ठीक है। तब ओ पे अब तो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा वो आपको फाइंड करना है। तो जो दो वेव आ रही हैं वो S1 से और S2 से होती हुई ओ पे पहुंचेंगी। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वेव S1 से होती हुई ओ पे आ रही है और ये वाली वेव S2 से होती हुई ओ पे आ रही है। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। एक वेव S1 के थ्रू होती हुई ऊपर पहुंच रही है, एक वेव S2 से होती हुई ऊपर पहुंच रही है। एक चीज़ यहाँ क्लियर है कि S1 से जब ये पास हो जाती हैं या S2 से स्लिट से पास होकर इस तरफ आ जाती हैं तो अब इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो पाथ S1 से O का है वही पाथ S2 से O का है, यानी जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो इस तरफ होगा। इस तरफ पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया S2 स्लिट से इस बीम पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक ये दोनों एक साथ आई हैं। उसके बाद ये जो पाथ है ये S1 वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ये पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, क्योंकि इसके बाद स्लिट के क्रॉस करने के बाद S1O और S2O दोनों बराबर हैं। यहाँ तक दोनों वेव एक साथ आई हैं, उसके बाद आगे भी बराबर है, यानी ये जो पाथ है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा S1 वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया तो वो कितना होगा, तो अगर ये D है, ये एंगल 30 है, ये 60 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 60 होगा, तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा D sin 30, यानी D/2। पार्ट डिफरेंस कितना आएगा D/2। D की वैल्यू 1 mm है, बाई 2 करेंगे तो ये 0.5 mm हो जाएगा। अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁶ से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 10⁵ नैनोमीटर। क्लियर। ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है, अगर है n लैम्डा के बराबर, तो पॉइंट O पे क्या बनेगा, पॉइंट O पे बनेगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं इसको n लैम्डा के बराबर पुट कर रहा हूँ, 5 × 10⁵ को n लैम्डा के बराबर। n इंटू लैम्डा कितना है, लैम्डा आपका 500 है। ये भी नैनोमीटर में है, ये भी नैनोमीटर में, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1000,
यानी n एक परफेक्ट इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट O पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। और कौन सा मैक्सिमा बनेगा, तो 1000th मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे, ठीक है, 1000th मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे। और जब मैक्सिमा होता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी है, एक स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 आई नॉट। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर, मिनिमम बन नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो नहीं सकती। क्लियर, अब ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन 4 mm फ्रॉम पॉइंट ओ, जो 4 mm डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, वहाँ पे इंटेंसिटी पूछी जा रही है कि वहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट होगी कि 0 होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ढंग से समझना। अगर ये जो डिस्टेंस दी है ये फ्रिंज विड्थ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, 1 फ्रिंज विड्थ के बराबर है, 2 फ्रिंज विड्थ के बराबर है, 10 फ्रिंज विड्थ के बराबर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, तो इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वहाँ पे फ्रिंज विड्थ के हाफ के ऑड इंटीग्रल के बराबर है तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम फ्रिंज विड्थ फाइंड करते हैं कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। क्लियर, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो फ्रिंज विड्थ आपकी 1.5 mm आ जाएगी। अगर आप उसको mm में फाइंड करोगे, mm में इसलिए क्योंकि ये 4 mm दिया है, तो mm से mm कंपेयर करना ईजी रहेगा, तो ये 1.5 mm आ जाएगी। ठीक है, तो यानी 1.5 mm पे मैक्सिमम बनेगा अगला मैक्सिमम, फिर उसके आगे 1.5 mm पे अगला मैक्सिमम बनेगा, फिर उसके आगे 1.5 mm पे अगला मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमा की पोजीशन अगर हम देखें पॉइंट ओ से, तो पहला मैक्सिमम 1.5 पे बनेगा, दूसरा मैक्सिमा 3 पे बनेगा, 3.0 mm पे बनेगा, तीसरा मैक्सिमा 4.5 mm पे बनेगा, चौथा मैक्सिमा 6.0 mm पे बनेगा। ये मैक्सिमा की पोजीशन। 4 mm मैक्सिमा की पोजीशन में तो आ नहीं रहा, तो वहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट हो नहीं सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब जरा मिनिमा की पोजीशन देखते हैं। तो मिनिमा की पहली जो पोजीशन होती है पॉइंट ए से, जो पहला ऊपर जो फर्स्ट मिनिमा बनता है वो W/2 डिस्टेंस पे बनता है। W/2 कितना हो जाएगा, तो 0.75, तो पहला मिनिमा बन रहा है 0.75 mm पे। अगला मिनिमा 3W/2 डिस्टेंस पे बनेगा, तो इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 2.25 mm पे बनेगा। अगला मिनिमा कितना बनेगा, तो W/2, फिर 3W/2, फिर अगला क्या होगा, अगला होगा आपका 5W/2। ठीक है, तो इसमें 1.5 हम और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.75। अगले मिनिमा के लिए फिर इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे, तो ये 1.5 आप, तो फिर 5.25 हो जाएगा। 1.5 ऐड करते चले जाना, आपको फ्रिंज विड्थ ऐड करते चले जाना, क्योंकि दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन भी फ्रिंज विड्थ होता है, और दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का भी सेपरेशन फ्रिंज विड्थ ही होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो 4 mm की पोजीशन है, नहीं ये मिनिमा के साथ सेट हो रही है, नहीं ये मैक्सिमा के साथ सेट हो रही है। इसका मतलब नहीं वहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट होगी, और नहीं वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, वो कुछ बीच में होगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ क्या आंसर ठीक होगा, सिर्फ ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन एयर, वेवलेंथ दिए लाइट की लैम्डा, लेकिन वो किस में दिए, एयर में दिए। एंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और वही लाइट जो है वो एक दूसरे मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, म्यू दिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स इन दिस मीडियम लाइंग अलोंग द पाथ ऑफ दिस लाइट, लाइट के पाथ के अलोंग ही 2 पॉइंट्स हैं इसी मीडियम में, और कितने डिस्टेंस पे, आर एट ए डिस्टेंस x अपार्ट, यानी 2 पॉइंट मान लिया ये पॉइंट है A और ये पॉइंट मान लिया B है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया, x, और ये मीडियम कौन सा है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। ठीक, इसमें जो लाइट एंटर कर रही है उसकी वेवलेंथ एयर में लैम्डा थी, तो इस मीडियम में कितनी वेवलेंथ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू। ये इस मीडियम में वेवलेंथ होगी, लैम्डा m कह देता हूँ मैं इसको, ये लैम्डा a है। मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो एयर में वेवलेंथ या वैक्यूम में वेवलेंथ डिवाइडेड बाई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। ठीक, अब पूछा क्या, पूछा सिंपल सी बात पूछी, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। पार्ट डिफरेंस दिया है कितना, x, फेज डिफरेंस पूछा है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा कौन सा होगा, लैम्डा उस मीडियम का वेवलेंथ होगी, इंटू डेल्टा x पार्ट डिफरेंस कितना दिया आपको, x। लैम्डा m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पाई x डिवाइडेड बाई लैम्डा m जो है वो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई म्यू।
लैम्डा जो एयर है वो लैम्डा के ही बराबर है, तो म्यू ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आंसर मिल जाएगा 2 पाई म्यू एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा, यानी क्या आंसर बन जाएगा आपका ए पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इन YDAC द सोर्स प्लेस सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्लिट इज नाउ मूव पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। वैसे सोर्स जो होता है वो स्लिट S1 S2 के अबाउट सिमेट्रिकली रखा जाता है, कहीं यहाँ पे रखा जाता है, कहीं यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब उसको क्या किया, उसको कुछ इस तरह से शिफ्ट कर दिया गया, स्लिट्स के प्लेन के पैरेलल ही ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, सो दैट इट इज़ क्लोजर टू द अपर स्लिट, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ताकि जब ऊपर वाली स्लिट के ये पास हो गया और नीचे वाली स्लिट से ये थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक। तो होगा क्या, पैटर्न जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस, स्क्रीन पे जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फ्रिंज विड्थ में कोई इफेक्ट पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ आपकी होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक। ना लैम्डा बदल रही है, ना सोर्स जो वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है ना उसमें कोई चेंज हो रहा है, ना स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन बदल रहा है और ना ही स्लिट्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ में तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या चेंज होगा, चेंज होगा इसकी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन में। जब ये सोर्स यहाँ सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, जब ये सोर्स यहाँ पे होता है, तब सेंट्रल मैक्सिमा की ये पोजीशन होती है, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि सोर्स से S1 और सोर्स से S2 कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। S1 से O पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को नाम O देता हूँ, S1 से O और S2 से O भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। तो चाहे लाइट वेव S से होती हुई, S से निकल के S1 से होती हुई पॉइंट O पे पहुँचे, या S से निकल के S2 से होती हुई पॉइंट O पे पहुँचे, दोनों में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन अब जो वेव S से होती हुई S1 होती हुई जो पहुँचेगी पॉइंट O पे, उसको कम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक। और जो वेव S2 से होती हुई पॉइंट O पे पहुँचेगी, उसको ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि S1 से O और S2 से O तो बराबर है, लेकिन S से S1 ये जो है ये पाथ कम हो गया और S से S2 ये पाथ ज़्यादा हो गया। तो S2 से होते हुए पहुंचने वाली वेव को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है रिलेटिव टू दिस वन। इसका मतलब अब पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? तो डेफिनेटली नीचे बनेगा कहीं। क्यों? क्योंकि S2 वाली वेव ने स्लिट से पहुंचने से पहले एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, तो उस एक्स्ट्रा पाथ को काउंटर करने के लिए S1 वाली वेव को कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि S2 का एक्स्ट्रा पाथ S1 के एक्स्ट्रा पाथ से कैंसिल आउट हो जाए, नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाए और वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन जाए। तो वो डेफिनेटली पॉइंट कहीं नीचे होगा, क्योंकि अब S1 को एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना है, न कि S2 को, क्योंकि S2 तो एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे ट्रेवल कर चुकी है। तो S2 ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर लिया, उसी के बराबर अगर S1 यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर ले तो नेट पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। यानी पूरे का पूरा फ्रिंज पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम बट फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउन, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर शोन इन YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्लिट्स फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ठीक है, यानी जिस मीडियम से ये लाइट आ रही है, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है, ये पूरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज λ1, और इस मीडियम में जो वेवलेंथ लाइट की वो क्या दी है, वो आपको λ1 दी है। A transparent slab of thickness T and refractive index N3 is put in front of one slit। एक स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रखी है जिसकी थिकनेस T है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, N3 दिया है आपको। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द मीडियम बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज N2। स्क्रीन ये है और स्लिट्स का प्लेन, इस पूरे में ये जो मीडियम है ये N2 दिया है आपको। N2 मीडियम में N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लिट रखी हुई है। ठीक है, पूछा क्या है, ये पूछ रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग पॉइंट O इज, जो लाइट वेव्स पॉइंट O पे पहुंच रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरफ तो स्लिट से पहुंचने से पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो यहाँ से तो कोई फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी N1 है और नीचे भी N1 है। जो भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा वो इस स्लैब की वजह से होगा।
तो स्लैब की वजह से जो फेज डिफरेंस होता है, जो एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करेगी लाइट वेव, जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो फेज डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी लाइट वेव डेल्टा एक्स, तो वो होगा n3 माइनस n2 इंटू टी। ठीक, वैसे क्या होता है, अगर एयर में कोई स्लैब रखी होती है, इसकी टी थिकनेस होती है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो कितना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वो होती है म्यू माइनस वन इंटू टी। म्यू माइनस वन इसलिए करती है क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, अंदर का μ3 है, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे μ3 माइनस μ2 इंटू थिकनेस टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n3 माइनस n2 इंटू थिकनेस टी। ठीक है, ये हो गया पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई, तो वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, लैम्डा कौन सी वेवलेंथ होगी, तो इसमें पूरे में जो मीडियम है वो n2 है, तो n2 में जो वेवलेंथ होगी वो है यहाँ पे लैम्डा, तो इसको लैम्डा 2 कह देता हूँ। लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम n2। लैम्डा 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये हमको पता है कि n1 मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो n2 मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 2, ये आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखना, मान लिया हमने एयर में वेवलेंथ लैम्डा है, हमने एयर में वेवलेंथ क्या मान ली, लैम्डा। एयर या वैक्यूम में वेवलेंथ क्या मान ली, लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा 1 क्या होगा, तो लैम्डा 1 आपका हो जाएगा लैम्डा अपॉन n1। लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन n2। ठीक, दोनों इक्वेशंस को ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको कहता हूँ मैं फर्स्ट, इसको कहता हूँ मैं सेकंड। क्यों डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको लैम्डा 2 फाइंड करना है किसके टर्म्स में, लैम्डा 1 के टर्म्स में। लैम्डा तो हमने अपनी तरफ से माना है एयर या वैक्यूम में वेवलेंथ। ठीक है, n1 n2 आपको गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 2 हमें फाइंड करना है, ये हमें लैम्डा नहीं चाहिए। तो अगर हम दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करें फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट मैंने नीचे वाली मानी है, तो ये हो जाएगी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n1 अपॉन n2। तो लैम्डा 2 आपका हो जाएगा n1 लैम्डा 1 अपॉन n2। ठीक, तो ये लैम्डा 2 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। कितना मिलेगा जरा देखते हैं, जो फेज डिफरेंस आ रहा है आपका 2 पाई बाई लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 है आपका n1 लैम्डा 1 अपॉन n2, तो n2 पर पहुँच जाएगा। ठीक, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, तो डेल्टा एक्स आ रहा है n3 माइनस n2 इंटू थिकनेस t। तो ये आंसर किससे मैच करने वाला है, तो ये फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा, 2 पाई n2 n1 लैम्डा 1 इंटू n3 माइनस n2 इंटू टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। क्लियर।